हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। अगर कोई दो चुंबक दी गई होती है, उन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है उसे ज्ञात करने के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का उपयोग किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम मान लेते हैं यहाँ पर दो चुंबक दी गई है, इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं d, जबकि इन दोनों चुंबक के ध्रुव प्राबल्य को हम मान लेते हैं पहले के m1 और दूसरे को मान लेते हैं हम m2। तो कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग के नियम के माध्यम से हम निकालते हैं फोर्स का मान, जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। तो F इक्वल टू होगा ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात जो फोर्स होगा वह इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिख देते हैं m1 और m2, यह ध्रुव प्राबल्य फोर्स के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसे हम लिख देते हैं, उसके बीच की दूरी को हम d माने हैं, तो d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इससे हमें प्राप्त होगा फोर्स का मान, और यही फोर्स होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जब हम इस अनुक्रमानुपात को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे k कहा जाता है, और जो k का मान होता है वह दोनों ध्रुवों के बीच के माध्यम और उनके मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। अर्थात दोनों चुंबकों के बीच में जो माध्यम होता है या फिर जो मात्रक की पद्धति होती है उस पर यह नियतांक निर्भर होता है। इस नियतांक k का सूत्र होता है k इक्वल टू म्यू अपॉन 4 तो हमें याद रखना है कि जो नियतांक होता है उसका मान होता है म्यू अपॉन 4 जब हम इस k के मान को फोर्स में रखेंगे नियतांक की जगह, तो हमें प्राप्त होगा F इक्वल टू म्यू अपॉन 4 इंटू प्राप्त होगा m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हमें याद रखना है, फोर्स इक्वल टू होता है म्यू अपॉन 4 m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर हम किसी चुंबक के समीप कोई चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो इस चुंबक के द्वारा एक प्रकार के चुंबकीय फ्लक्स उत्सर्जित की जाती है, और यह चुंबकीय फ्लक्स की जो संख्या होती है उसे ही कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात प्रति एकांक लंबाई में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इस चुंबक के माध्यम से जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होती है वह चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स होते हैं। तो जो पदार्थ होती है उसकी एकांक लंबाई में फ्लक्स की संख्या को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके मात्रक को हमें याद रखना है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर, या फिर होता है टेस्ला। जबकि इसका CGS मात्रक होता है ओरोस्टेड। जो चुंबकीय क्षेत्र इसे सबसे पहले ओरोस्टेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। उन्होंने एक चालक तार के समीप में जो चुंबकीय सुई होती है उसे रखकर देखा, और उसके विक्षेप के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो विद्युत धारा होती है उसके माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को उनके सम्मान में CGS मात्रक को ओरोस्टेड रखा गया है। अगला हम पढ़ते हैं क्यूरी ताप क्या होती है। क्यूरी ताप वह ताप होती है जिसमें कोई लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करती है, तो उसे कहा जाता है क्यूरी ताप। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है क्यूरी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी पदार्थ की चुंबकत्व और चुंबकशीलता उसके ताप से प्रभावित होती है। ताप को बढ़ाने पर उसकी चुंबकशीलता कम होती है। इसे हमें याद रखना है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति इन दोनों का मान पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वह सतत बंद लूप का निर्माण करती है, और यह जो रेखाएं होती है वह धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश में खत्म होती है। क्षेत्र का जो लंबवत तल होता है उसके इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम। अब हम अगला पढ़ते हैं भूचुंबकत्व के बारे में। हम जानते हैं कि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक होती है, तो चलिए देखते हैं भूचुंबकत्व क्या होती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी में भूचुंबकत्व क्यों होती है? क्योंकि जो पृथ्वी के बाह्य क्रोड होते हैं, अर्थात यहाँ पर एक प्रकार का क्रोड होता है पृथ्वी की संरचना में, उसमें जो धात्विक भाग होते हैं उसमें निकिल और लोहा पिघली अवस्था में होते हैं, और इन्हीं निकिल और लोहा के जो अणु होते हैं उनमें संवहन गति पाई जाती है, और उसी संवहन गति के कारण जो विद्युत रेखाएं होती है वह अस्तित्व में आती है, और इसी विद्युत रेखाओं के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है।
इस प्रभाव को कहा जाता है डायनेमो प्रभाव। इसे हमें याद रखना है। पृथ्वी के जो क्रोड होते हैं उसमें लोहा और निकिल धातु पिघली हुई अवस्था में होती है और उसके जो अणु होते हैं उसमें संवाहक गति पाई जाती है और इसी गति के कारण विद्युत रेखाएं उत्पन्न होती है और इन्हीं विद्युत रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस प्रभाव को कहा जाता है डायनेमो प्रभाव। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वह पृथ्वी के केंद्र पर स्थित चुंबकीय ध्रुव के समान होती है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी होती है उसके केंद्र में निकिल और आयरन के जो पिघली धातु होती हैं उसके द्वारा एक प्रकार के चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण होता है और उसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण पृथ्वी का जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह इसी के समान होती है। पृथ्वी द्विध्रुव का अक्ष होता है वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होता है, अर्थात जो पृथ्वी होती है वह यहाँ पर घूर्णन करती है, घूमती है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव होती है उसका जो अक्ष होता है पृथ्वी के अक्ष के संपाती नहीं होता है, अर्थात पृथ्वी यहाँ घूर्णन करती है, जबकि जो चुंबकीय द्विध्रुव होती है वह थोड़ी इंक्लाइंड होती है। इस प्रकार तो इसे हमें याद रखना है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव होती है वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से 11.3 डिग्री झुकी हुई है। तो चुंबकीय ध्रुव वहाँ अवस्थित होती है जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। हमने अभी देखा कि पृथ्वी के केंद्र में एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव होती है, तो चुंबकीय ध्रुव वहाँ उपस्थित होती है जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश करती है, अर्थात पृथ्वी में चुंबकीय बल रेखा यहाँ से प्रवेश करेगी और यहाँ से निकलेगी, अर्थात जो चुंबकीय ध्रुव होगा वह यहीं पर स्थित होगा। पृथ्वी का जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव होती है वह 79.74 डिग्री होती है, जबकि 71.0 डिग्री देशांतर होती है, अर्थात जो पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव होती है वह उपस्थित होती है 79.74 डिग्री अक्षांश में और 71.8 डिग्री देशांतर में, अर्थात वह यहाँ पर स्थित होती है। इसे कहा जाता है पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। वह ध्रुव जो कि उत्तरी ध्रुव के समीप होता है उसे कहा जाता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, जबकि वह ध्रुव जो दक्षिण ध्रुव के निकट होती है उसे कहा जाता है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो इसे कहा जाता है चुंबकीय अक्ष और इसे कहा जाता है पृथ्वी का भौगोलिक याम्योत्तर। इसे हम आगे देखेंगे कि जिस अक्ष के समांतर पृथ्वी घूर्णन करती है उसे कहा जाता है भौगोलिक याम्योत्तर और इसे कहा जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। दो ध्रुवों को मिलाने से जो तल प्राप्त होता है उसे कहा जाता है चुंबकीय याम्योत्तर। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ इसे हमें याद रखना है कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है वह छड़ के दक्षिणी ध्रुव होता है, जबकि पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होता है वह छड़ के उत्तरी ध्रुव के समान व्यवहार करता है, अर्थात जो पृथ्वी होता है उसके केंद्र में एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय द्विध्रुव होता है उसका जो उत्तरी ध्रुव है वह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होगा, जबकि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव उसका उत्तरी ध्रुव होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसका ये अक्ष है, जबकि ये पृथ्वी का अक्ष है। तो पृथ्वी का यहाँ पर स्थित होता है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, जबकि जो द्विध्रुव है उसका ये बिंदु कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। यह बिंदु पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होती है, जबकि यह छड़ का जो है उत्तरी ध्रुव होगी। तो इसे हमें याद रखना है कि जो छड़ का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है वह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से विपरीत होता है। हमने अभी बताया कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या होती है, अर्थात जो पृथ्वी होती है वह जिस अक्ष के समांतर घूर्णन करती है अर्थात वह देशांतर रेखा के समांतर घूर्णन करती है और इसी समतल को कहा जाता है भौगोलिक याम्योत्तर। जबकि चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि एक ऊर्ध्वाधर तल का निर्माण करती है और इसे कहा जाता है चुंबकीय याम्योत्तर। पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसे कहा जाता है भौगोलिक याम्योत्तर, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र होती है चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहा जाता है दिक्पात कोण। तो इसे हमें याद रखना, ये भौगोलिक याम्योत्तर और यह है चुंबकीय याम्योत्तर, इन दोनों के बीच के कोण को कहा जाएगा दिक्पात कोण। दिक्पात कोण उच्चतम अक्षांशों में अधिक होती है, जबकि विषुवत रेखा के पास यह कम होती है। यहाँ पर मध्य में विषुवत रेखा होती है, वहाँ पर इसका मान कम होता है, जबकि उच्च अक्षांश होती है अर्थात ध्रुव में इसका मान सबसे अधिक होता है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है, दिक्पात कोण का मान ध्रुव में सबसे अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा में सबसे कम होती है। अगला हम पढ़ते हैं नमन कोण या नति कोण किसे कहा जाता है। इसे आनति कोण भी कहा जाता है कि जो नमन कोण या नति कोण होती है वह पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाती है उसे कहा जाता है पृथ्वी का नमन कोण। यहाँ पर कोई बिंदु हम लेते हैं और इस बिंदु का जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, जबकि जो उसका क्षैतिज घटक होता है उसे कहा जाता है क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र।
और इन दोनों का जो परिणामी क्षेत्र होगा उसे कहा जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो नमन कोण या नति कोण क्या होती है? संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे कहा जाता है नमन कोण। अर्थात यह जो क्षैतिज घटक है और यह जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होती है, इन दोनों के मध्य में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है नमन कोण या नति कोण। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर इसका मान 0 डिग्री होता है। तो इन दोनों बिंदुओं को हमें याद रखना है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर इसका मान जो है 0 डिग्री होता है। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसका क्षैतिज घटक का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इसका औसत मान 0.4 गॉस या फिर 0.4 क्रॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो इस मान को हमें याद रखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का औसत मान 0.4 गॉस या फिर 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है। अगला हम पढ़ते हैं भूचुंबकीय निरक्ष या फिर भूचुंबकीय विषुवत रेखा क्या होती है। तो पृथ्वी का जो भूचुंबकीय अक्ष होती है उसके लंबवत पृथ्वी के सबसे बड़े वृत्त को कहा जाता है भूचुंबकीय निरक्ष या भूचुंबकीय विषुवत रेखा। अर्थात जो पृथ्वी होती है उसका चुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी के सबसे बड़ा वृत्त होगा। अर्थात इस प्रकार की संरचना बनेगी और इसी संरचना को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का निरक्ष या चुंबकीय क्षेत्र की विषुवत रेखा। दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को कहा जाता है चुंबकीय लंबाई, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोई चुंबक दी गई है, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, तो इन दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय प्रेरण क्या होती है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह दूसरे चुंबक को इसी प्रक्रिया के द्वारा चुंबकत्व करता है, और इसी प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा जो नर्म लोहा होता है वह चुंबकित होता है और विपरीत ध्रुव का निर्माण करता है। चुंबकों को पृथक करने पर वह नए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्माण करता है, और किसी भी चुंबक में एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक चुंबक में हमेशा N और S ध्रुव पाए जाते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं V, H, I और नमन कोण के मध्य में संबंध। V जो होता है वह वर्टिकल होता है, जबकि H को हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है अर्थात क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। I जो होता है वह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होती है, और नमन कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इन सभी में संबंध क्या होता है। हम मान लेते हैं कोई चुंबकीय क्षेत्र होती है, उसका जो हॉरिजॉन्टल होगा इसे कहा जाएगा क्षैतिज चुंबकीय घटक और इसे कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं, ये जो है वह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि नमन कोण क्या होती है, अर्थात जो हॉरिजॉन्टल होती है क्षैतिज घटक और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में एक प्रकार का कोण बनता है और उस कोण को कहा जाता है नमन कोण। तो यह होती है थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, नमन कोण और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होती है उसके मध्य में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा होती है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर जो कर्ण है वह I है और जबकि जो लंब है वह V है। तो हम निकाल लेते हैं साइन थीटा क्या होती है। साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटा कर्ण, यहाँ पर कर्ण I है तो यहाँ पर हमें V का मान प्राप्त होगा। V हमें प्राप्त होगा I साइन थीटा। इसी प्रकार हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होती है? कॉस थीटा होती है आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार H है और कर्ण I है, तो इसे हम लिख लेते हैं H बटा I। तो इससे हमें प्राप्त हुआ H इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ I कॉस थीटा। हमें पहले इक्वेशन में प्राप्त हुआ था V इक्वल टू I साइन थीटा और H इक्वल टू होता है I कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों को भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा V बाई H इक्वल टू I से I कट जाएगा और इन दोनों से हमें प्राप्त होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो इससे हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। जो नमन कोण होता है वह होता है टेन इनवर्स V बाई H। यहाँ पर जो V होती है वह ऊर्ध्वाधर घटक होती है, जबकि H होता है क्षैतिज घटक। यहाँ पर जो थीटा होता है वह नति कोण या नमन कोण होता है। तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। जो थीटा होती है नमन कोण या नति कोण वह होती है टेन इनवर्स V अपॉन H। और इसी इक्वेशन में अगर हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इन दोनों को हम सबसे पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को वर्ग करके अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा I का मान। तो चलिए इसे वर्ग करके जोड़ते हैं। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को जोड़ेंगे तो V स्क्वायर प्राप्त होगा और इसे हम वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा H स्क्वायर और इसमें हमें प्राप्त होगा I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इससे हमें प्राप्त होगा I स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा I स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इससे हमें प्राप्त होगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि होगी V स्क्वायर प्लस हमें प्राप्त होगा H स्क्वायर और यहाँ पर जो स्क्वायर है अगर हम इसे हटा देंगे तो यह हो जाएगा रूट। तो
जो आई का मान होगा वह होगा √v² प्लस h²। अगर हमें इन सभी संबंधों के आधार पर अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हम इसमें मान रखकर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे ज्ञात कर सकते हैं या फिर नमन कोण या नत्ती कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।